नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। और मैं आपका फिजिक्स का एजुकेटर हूं और क्लास 12th में मैं इस समय फिजिक्स में आप जो वीडियो देख रहे हो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने न्यूमेरिकल की 10 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, आपकी थ्योरी में। और न्यूमेरिकल की ये दूसरी लेक्चर है, दूसरा क्या आप तीसरा लेकर के हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चर्चाएं होंगी। एक मिनट, आप इसको N3 कर लीजिए। ये तीसरा आपका लेक्चर रहेगा न्यूमेरिकल का। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल चर्चाएं की थी। ये चैप्टर का थ्योरी पूरा कंप्लीट है। तो ठीक है, चलते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन वगैरह लिखिए और मैं उस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं आपके सामने। तो लिखते हैं, लिखिए, किसी कार की संचालक बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट है। आगे देखिए क्या दिया गया। तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करें। ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां पे बच्चों देखो, आपसे कहा गया कि कोई एक कार की संचालक बैटरी है। उस बैटरी की जो ईएमएफ है, वैद्युत वाहक बल है, वो 12 वोल्ट है। ठीक है। और बैटरी की जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान है 0.4 ओम है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके, अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं, हम सब जानते हैं कि E इज इक्वल टू, सॉरी हम I बराबर पूछें अगर आपसे, I इज इक्वल टू कितना होता है। फॉर्मूला मैंने बताया था, E इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप मुझे बताओ, जब आपका बाह्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए परिपथ में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, मतलब R आपका 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में I क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे जब R बराबर 0 होगा तो I किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका I मैक्स हो जाएगा। I मैक्स का मतलब क्या हो गया कि धारा का मान अधिकतम होगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि I मैक्स बराबर E का मान कितना है, ये हम ऐसे लिखें, E अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। और E का मान कितना है? 12 वोल्ट। और आंतरिक प्रतिरोध कितना है यहाँ पे? 0.4। इसको हम सॉल्व करेंगे, पॉइंट आपका 0 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगी? 30 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर की अधिकतम धारा इस परिपथ से प्रवाहित हो सकती है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, I मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 एम्पियर। I मैक्स का मान कितना है? 30 एम्पियर है। ये बात समझ में आई? देखिए हमने कैसे किया। हम जानते हैं कि I बराबर E अपॉन
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है। लेकिन जब किसी परिपथ में, मान लीजिए इस परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है अगर हम उसको 0 मान लें तो उस कंडीशन में धारा क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन आर। और हमें दिया गया है E की वैल्यू 120 और R की वैल्यू 0.4। सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहां से आपका आ जाएगा यहां से आपका कितना आ गया, 30 एम्पियर की धारा कुल प्रवाहित होने वाली है। क्लियर है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग आज का अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, लिखेंगे आप 10 वोल्ट वैद्युत वाहक वाली बैटरी, वैद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान, लिखेंगे यदि परिपथ में धारा का मान, यदि परिपथ में हमने मान लिया धारा का मान कितना, 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर जो है वो धारा का मान है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, तो लिखेंगे तब प्रतिरोधक का प्रतिरोध, मतलब हमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। और जब आगे इसकी मान लिख लीजिए, जब परिपथ बंद हो, जब परिपथ बंद हो तो सेल की, तो क्या करेंगे, जब परिपथ क्या हो, बंद हो, तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। अब देखिए यहां पे आपको क्या दिया गया है प्रश्न में, देखिए कि 10 वोल्ट वैद्युत वाहक की कोई बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है
तब प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे प्रतिरोधक से हमारा मतलब है, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे प्रतिरोधक का प्रतिरोध से मतलब है कि बाह्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना, मतलब कैपिटल आर हमें फाइंड आउट करनी है। और अगर कैपिटल आर आपको पता चल जाए तो परिपथ यदि बंद है तो सेल की वोल्टता कितनी होगी, टर्मिनल वोल्टता कितनी होने वाली है, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम अगर बढ़ें तो हमने अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या था कि E इज इक्वल टू आई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होती है। मैं अगर आपसे तिर्यक गुणा कर दूं, पूछूं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे आई अपॉन ई होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, आई अपॉन ई हो गया। अब यहां पे आपको आई की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.5 है। ई की वैल्यू कितनी है, आप यहां पे देखेंगे E इज इक्वल टू आई अपॉन आर। कुल प्रतिरोध आपका, एक मिनट, हाँ वी आर के बराबर, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यहां पे देखिए आपकी जो E होती है, या हम यूं कहें I बराबर कितना होता है, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मैं अगर पूछूं आपसे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कितना होगा, तो E अपॉन आई आ गया। E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 वोल्ट है और I आपकी 0.5 है। पॉइंट यहाँ पे आपने बढ़ाया तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 20, तो 20 पंचे 100, तो इतना ओम आपका आ गया बाह्य रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए मैं पूछूं आपकी बाह्य रेसिस्टेंस अब किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे 20 माइनस आर के बराबर होगी। आर का मान आपको कितना दिया गया, 3 ओम, तो यहां से आर बराबर बच्चों कितना आ गया, 20 में से 3 गया आपका 17 ओम आपके क्या हो गए, बाह्य प्रतिरोध हो गया। क्लियर है यहां तक बात? अब देखिए हमें क्या निकालना है, सेल की टर्मिनल वोल्टता, मतलब हमें V पता करना है। तो यहां पे लिखेंगे सेल की टर्मिनल वोल्टता। देखिए सेल की टर्मिनल वोल्टता बराबर यहां से कितना आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टता बराबर हम जानते हैं किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। I आपकी कितनी आई है, I का मान कितना 0.5 है, और बच्चों R कितना है 17 है, और 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5, तो सेव 8.5 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं वोल्ट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्व किया। देखिए आपको V जो है हमारी वोल्टता, टर्मिनल की जो वोल्टता है वो किसके बराबर हो गई, 8.5 वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां पे? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। ओके, देखिए सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग ये चीजें पूछी गई हैं, तो आप इनको केयरफुली, इन बातों को आप जरूर नोट कर लें। देखिए आप कभी भी पेपर में अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, फिजिक्स में स्पेशली मैं बता रहा हूं, तो आप फॉर्मूला को जरूर लिखिए, और लास्ट में जैसे आप यहाँ पे रेसिस्टेंस आपका निकल करके आया है तो यहाँ ओम उसका मात्रक लिखेंगे, वोल्टेज आया तो वोल्ट लिखेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको केयर करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चलिए बच्चों, लिखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्या कहता है उसको देखेंगे। लिखिए, दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में धारा I1, I2 तथा I3 की गणना कीजिए। I3 की गणना कीजिए। I1, I2 और I3 की क्या करना है, हमें गणना करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पे एक हम सर्किट पहले बनाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लेंगे इसको। ये आपका 4 ओम का होगा और 2 बैटरी यहां पे लगा देते हैं। ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव होगी। ठीक है, यहां पे सबका वैल्यू हम लिख देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 3 ओम है यहाँ पे, 2 वोल्ट, 4 ओम, ये आपका 4 ओम है और ये 2 वोल्ट है। अब देखिए करंट की डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे है, तो ये नेगेटिव प्लेट है तो इसकी तरफ करंट आएगी। तो मैंने मान लिया करंट आपकी I1 आ रही है, यहां पर भी आपका I2 है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से दूर जाएगी। तो करंट का मान कितना है, I3 है। आप इस सर्किट को देखिए, यहां पे बना लीजिए। 2 सेल लगे हैं, 3 रेसिस्टर लगे हैं, तो 2 लूप है, आपको दिख रहा है यहां पे। तो लूप का हम नाम लिख दे रहे हैं, नामकरण इसका करते हैं लूप का, A, B, C, D, E, F। इसका हमने नामकरण कर दिया। अब हमें देखिए लूप का कंसीडर हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि हम लूप की डायरेक्शन कुछ इस टाइप में लेते हैं। इधर की भी लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल को। धारा की दिशा में चलने पे क्या होगी, पॉजिटिव। और चलते वक्त यदि आप बैटरी के सबसे पहले मान लीजिए बैटरी के जिस भी प्लेट से आप टकराएंगे उस बैटरी का ईएमएफ वही लेंगे। मान लीजिए जैसे आप चल रहे हैं और चलते वक्त बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट टक्कर होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से होगा तो आप प्लस में लीजिएगा। अगर बाय द वे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट आप होते हैं तो हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। पहली बात क्या बताया मैंने, अगर आपको करंट की डायरेक्शन में चलना है, करंट की डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे पोटेंशियल को। अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं तो भी पॉजिटिव, और बैटरी के नेगेटिव से चलते हैं तो नेगेटिव आप लेके चलेंगे। ठीक है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेना है हमें। ये 4 बातें हमें ध्यान देनी है। उसके बाद देखिए हम कैसे यहाँ पे इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। तो तैयार हो जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम इस लूप की बात करते हैं, ऊपर वाला। तो यहां देखेंगे लूप, फिर एक एक करंट को यहां पे निकालेंगे। लूप का नाम क्या है, ई एफ सी डी ई, आपका पहला लूप है। ठीक है,
अब इस लूप में बच्चों देखिए हम ऐसे चलना शुरू करते हैं, इस तरीके से मैं चल रहा हूं यहां से, या ऐसे चलूं जैसे भी हम चलना चाहे, चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज, आई की वैल्यू में कभी परिवर्तन नहीं होगा, आप निकाल सकते हैं, यू आर फ्री। तो बच्चों हम ऐसे चल रहे हैं, यहां पे देखिए अगर हम चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं इस साइड में, ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत हम चल रहे हैं, तो इस तरीके से चलेंगे तो आप देखिए हम यहाँ पे धारा के विपरीत आ रहे हैं। I2 धारा की दिशा किधर है, इधर है, लेकिन हम चल किधर रहे हैं, इधर, तो हम B का मान क्या लेंगे, माइनस लेंगे ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितना हो गया, I है और ये आपकी करंट है I2 इंटू 2, तो बच्चों माइनस में लेंगे कितना, 2I2 हो गया, और ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर इधर आ गए। अब आप देखो ऐसे चलते चलते जब मैं इधर आया तो आप देख रहे हैं हम करंट की दिशा में चल रहे हैं, और करंट की दिशा में चलने पे जो पोटेंशियल होता है, विभव जो होती है, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3I1, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे चले, लेकिन आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहे हैं, तो क्या लेंगे हम, -1, -1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, 2I2 -2I2 प्लस 3I2, और इसको यहां ट्रांसफर किए कितना आ गया, 1, माइनस माइनस चाहे तो आप हटा भी दीजिए, यहाँ पे I1 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी, आप इसको मान लो समीकरण 1 हो गया पहले से, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे, ठीक। अब हम सेकंड लूप पे आते हैं। सेकंड लूप हमारा क्या है, FABC, तो यहां पे लिखेंगे लूप FABCF, ये आपका प्रथम द्वितीय लूप है, सेकंड लूप है। सेकंड लूप में भी हम घड़ी के विपरीत दिशा से चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि करंट की विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव, सातवें दिशा में जाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए हम किससे टकरा रहे हैं, ऐसे चलना शुरू किया तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हैं, तो मतलब क्या हो गया, -2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -2 आ गया बच्चों। अब आप देखिए फिर आप ऐसे चलना शुरू किए, चलते 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 आप यहाँ पे देखिए चल रहे हैं, आप ऐसे चलते 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 गए यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आप पहुंचे यहाँ पे, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इस साइड में जब आप पहुंचे यहाँ पे, तो करंट कौन सी है, I3 है। आप I3 की दिशा में चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4I3, कितना हो गया, 4I3। फिर ऐसे चलना शुरू किए, फिर देखिए करंट की दिशा में आप चल रहे हो, तो कितना आ गया यहाँ पे, +2I2 बराबर कितना आ गया, यहां से 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर से यहां अगर हम चीजों को ध्यान से देखें, आप इसको इस साइड में शिफ्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4I3 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ये बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आप चीजों को ध्यान से देखें, अब हम इनकी मदद से इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। आपके पास देखिए 2 समीकरण हैं और हम इनको क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। और किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पे। अब एक चीज और आप देखिए, इस साइड में एक और कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं आपके पास, एक देखिए I1 है, I2 है और एक I3 है, मतलब 3 समीकरण हमें चाहिए। अब आप देखो, अब यहां पे 1 वोल्ट है और यहां से कितना है, चलिए हम लेके चलते हैं यहां से। मान लीजिए आपका I2 यहां पे बह रहा है, I2 इधर से बह रहा है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है जो I1 है, इधर क्या आएगी, I1 आपका नीचे आएगा, और यहां पे कौन सी करंट बह रही है आपकी, आप देखेंगे इस साइड में आपकी I3 है, कितनी है, I3 है। तो बच्चों एक कंडीशन यहां पे बन गया, देखो इस जंक्शन पॉइंट पे अगर हम आएंगे, यहां पे F पॉइंट पे आप देख रहे हो
अगर हम जंक्शन का रूल लगाएं यहाँ पे तो इसका मतलब हो गया कि I3 बराबर कितना हो जाएगा, देखो जाने वाली धारा है और ये दोनों आने वाली धाराएं हैं, तो जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक समीकरण और बन गया कि जो भैया I3 है वो I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगा। इसको मान लिया हमने समीकरण 3। कितना मान लिया, समीकरण 3। अब बच्चों देखो, अब हम चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से, काफी अच्छा क्वेश्चन है अपना। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें। 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो बच्चों ध्यान से देखो, 2I2 और यहां -2I2 है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को जोड़ेंगे किससे, समीकरण 2 को, तो बच्चों ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -2I2 है प्लस 2I2 है, आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और बचेगा क्या, उसको लिख लीजिए कि 3I1 प्लस यहां पे कितना है 4I3 बराबर, और यहां पे 1 है, यहां पे 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बातें क्लियर हैं आपको यहां तक, ठीक। किसके किसके बीच में संबंध आ गया, 1 और इनके बीच में आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 और 3 के बीच में रिलेशन तो आ गया। हाँ, अब देखो बच्चों, 1 और 2 के बीच में फिर से रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पे ये चीज आ गया आपका, 1 और 3 के बीच में रिलेशन बन गया, और यहां पे आपका कितना है, 1 और 2 के बीच में, यहाँ 2 और 3 के बीच में, या 1 और 3 के बीच में है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहां से इन समीकरण 3 को आप देखो, समीकरण 3 में I1 और I2 के बीच में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे 1 और 2 से हम करते हैं यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 3 से I3 का मान यहां पे रख दो, 3I1 प्लस 4, I3 के स्थान पे 3 से कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना लिखेंगे, 3I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 4 3 7, I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 3। समीकरण आप 4 ले लें आप इसको, 1 और 2 के बीच में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 1 क्या है, -2I2 प्लस 3I1 बराबर 1, और यहाँ पे क्या है, 7I1 प्लस 4I2 बराबर 3 है। ठीक है, अब इनको समान कर लें ताकि हम यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकाल सके। तो किसको एलिमिनेट करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 है ना, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समीकरण 1 को 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4I2 प्लस 6I1 प्लस बराबर 2। ठीक है, और यहां पे कितना है, यहां पर लिखेंगे हम प्लस 4I2 आ गया, प्लस 7I1 बराबर कितना है जी, 3। बच्चों इनको आप जोड़ लो आपस में, आप जोड़ोगे, देखो यहां से यहां कैंसिल हो गया, और 7 6 13, I1 बराबर कितना हो गया, 3 2 5। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 5/13 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13 एम्पियर। अब इसको चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दो। आप इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो I2 आ जाएगा। बच्चों देखिए यहां पे हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें क्या पता लगेगा, इसका मान उठा के आप यहां पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा, -2I2 प्लस 3, I1 का मान कितना आ गया है, 5/13 बराबर कितना आ गया, 1, -2I2 प्लस 5 3 15/13
1, ठीक है। अब इसका पक्षांतर करते हैं यहां से, 2i2 इज इक्वल टू, ये बच्चों यहाँ पे आएगा कितना बन जाएगा, 15/13, तो कितना आ गया, -2i2 इज इक्वल टू -2/13, ठीक है। तो -2 से -2 कैंसिल हुआ, तो यहां से i2 बराबर कितना आ गया, 1/13 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, 1/13 एम्पियर आ गया, ठीक है। लेकिन हमें i3 भी निकालना है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर हम i3 निकालना चाहें, देखिए कैसे निकलेगा। अब i2 पता लगे, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हम यहां पर ही रख दे रहे हैं। चलो i3 समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 i3 बराबर कितना है, i2 प्लस, तो बच्चों देखो i1 का मान कितना है, 5/13, i2 का मान कितना है, 1/13, तो i3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 1 = 3, 6, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6/13 एम्पियर की धारा i3 का मान हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सब सारे 5-5 नंबर में आते हैं आपके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसको आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ओके, तो बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें जरूरी होता है कि आप सबसे पहले लूप बनाइए। हमें दो चीजें सिर्फ देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, और हम चल रहे हैं तो बैटरी के किस टर्मिनल से टकरा रहे हैं, ठीक है। टकराते टाइम देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव से है तो हमें भी पॉजिटिव लेना है, ईएमएफ मेरा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव प्लेट से टकरा रहे हैं तो नेगेटिव ईएमएफ होगी, ठीक है। और आईआर का मान कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। और एक चीज, जो हमने तीसरा समीकरण कहां से बनाया, वो जंक्शन रूल से बनाया। बच्चों एक चीज और आप देखेंगे, अगर किसी भी, आप लोग गणित में एक बात पढ़े होंगे, गणित में क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास 3 अचर राशियां हैं तो समीकरण जब 3 होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। हम 2 समीकरण के माध्यम से 3 अचर राशियों को कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे i1 था, i2 था, i3 था, तो हमें 3 समीकरण चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने तीसरा समीकरण i3 बराबर i1 + i2 जंक्शन रूल से फाइंड आउट किया। समझ में आया कि नहीं, हमने कहां से लिया इसको, जंक्शन रूल से मैंने फाइंड आउट किया, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते थे। ये बच्चों समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ये सब सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही केयरफुली आप इन चीजों को देखिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। लिखेंगे ठीक, यहां पे लिखेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, या ऐसा लिख लीजिए i1 तथा i2 का मान ज्ञात कीजिए। लिखिए समीकरण, अगला लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए प्रश्न में i1 तथा i2 ज्ञात करें। ठीक है, i1 i2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और मैं कैसे करूंगा इन चीजों को, तो ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा हम इक्वेशन लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तैयार हो जाइए आप सब। एक डायग्राम पहले बनाते हैं।
डायग्राम को आप बना लो। और बैटरी ये वाला कितनी है, 2 है, 2 वोल्ट की है। तो यहाँ से करंट आपका निकलना शुरू करेगा। मैंने मान लिया I1 है यहाँ पे, यहाँ पर आपकी करंट कितनी है, I1 है, यहाँ पे भी I1 है, ठीक है। और इस साइड में मान लो I2 है, इधर भी I2 मान लो जा रही है, ठीक। और बीच से होकर के क्या जा रहा है, I1 प्लस I2। क्लियर है? ये डायग्राम पहले बच्चों बना लीजिए, फिर हम लोग लूप डिसाइड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कैसे होता है। देखिए कैसे हम लूप के डिसाइडेशन करते हैं। यहाँ पे लूप के बारे में कैसे विचार बनाएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके जो कॉर्नर्स हैं उनका नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिया ABCD नाम दे दिया। अब डायरेक्शन चाहे जैसा आप लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। लूप की दिशा मैंने क्या ले ली, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं हम। पहला लूप मेरा क्या है, चलिए मैं पहला लूप इसको ले लेता हूं, ABDA। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ABDA, इसको मैंने ले लिया पहला। तो लिखेंगे लूप, फर्स्ट लूप का नाम क्या है, ABDA। ये मेरा पहला लूप है, ये मेरा क्या है, पहला लूप है। अब बच्चों इस लूप में देखिए यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब घड़ी की सुई जैसे चलती है उसके हम विपरीत चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे देखो। और एक चीज जानो, यहाँ पे करंट कौन सी है, I2 बह रही है इधर साइड में, यहाँ पर भी I2 है। और इधर आपका क्या है, I1 प्लस I2। क्लियर है? अब आप देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे। हम चलिए डी से चलना शुरू करते हैं। डी से चला चला चला, नेगेटिव टर्मिनल मिल गया मुझे, तो क्या लेंगे, -1। और आगे चले, चलते 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 मुझे मिल गया I2। तो देखो I2 का अपोजिट है ना, अपोजिट है तो क्या लेंगे, -2। -2 क्या, I2। सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 ले लीजिए आप, तो I2 आ गया। फिर देखिए अब हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। तो डायरेक्शन में चलने पे क्या होता है, पॉजिटिव हो जाती हैं चीजें हमारी। I1 प्लस I2 दैट विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, आप इनका ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस साइड में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, I2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे 2I1 और यहाँ पे माइनस हो गया, तो I2 इज इक्वल टू 1। ये मेरा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब चलते हैं दूसरे लूप में। दूसरे लूप का नाम क्या, चलिए हम दे देते हैं BCDAB। तो लिखेंगे, ये मेरा सेकंड लूप है, लूप BCDB। अब चलिए इसमें हम चलना शुरू कर दें, कहीं से भी चलिए। चलिए हम यहां से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, -2 I1 प्लस I2। फिर ऐसे चले, अब इधर चलते हैं यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस धारा कौन सी है, I1 हो गई। फिर ऐसे हम चलने चल गए, तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2I2 माइनस I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो I1 है और इधर है, तो कितना आ गया, -3I1 -2I2। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ -2, अब माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3I1 प्लस 2I2
इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। समीकरण आप इसको ले ले इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पे ध्यान से देख लो, आपके पास क्या है यहां पे, देखिए इस साइड में देखिए दो आपके पास करंट हैं, एक I1 है एक I2 है, I1 है I2 है, दो वेरिएबल है, समीकरण कितने हैं 2, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पे I3 होता तो हमें तीसरी समीकरण की जरूरत पड़ती। तो बच्चों यही यही चीज ध्यान देना है, इस चीज को हमें ध्यान देना होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। अब बच्चों क्या करेंगे, आप किसी को सेम कर लो, चलो हम इसी को एलिमिनेट करते हैं। यहां I2 है, यहां 2I2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और समीकरण 2 हमें क्या कहता है, समीकरण 2 को ले लो यहां से, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। बच्चों यहां तक समझ में आई कि नहीं, आया कि नहीं आया, पहले बताइए बातों को। यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक बातें अगर क्लियर हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो भाई कट जाएगा सब आपका। एक मिनट देख लें, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहां पे आपका आ गया -1। एक मिनट देख लेते हैं, 2 1 1 ठीक सही तो है यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, तो मिला लें हम लोग I2 Y2। I1 प्लस I1 I2, और यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये तो बच्चों 2 हो गया। ठीक सही है। यहाँ पे अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, इधर आपका 0 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया 4I1 बराबर 0। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 एम्पियर हो गया। अब 0 को वैल्यू यहाँ पुट कर दो समीकरण 1 में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कितना आ गया +2I1 इज इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि I1 नहीं I2 हो जाएगा आपका। I2 बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। तो यहां से लिख सकते हैं आप, क्या हुआ हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, क्या हो गया यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट मिल गया, क्या मिला मुझे कि I1 बराबर 0 एम्पियर है और I2 बराबर कितना आ गया 1 एम्पियर। ये आपका आंसर है। ठीक है, I1 आपकी कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको बता दें। देखिए लगभग क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए लिखते हैं क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। लिखिए एक विभव मापी के दोनों सिरों पर एक निश्चित विभवांतर है। एक निश्चित विभवांतर है। आगे दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार दोनों एक दूसरे के एक दूसरे की सहायता करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दूसरी बार विरोध करते हैं दूसरी बात विरोध करते हैं। इनका संतुलन विभव मापी विभव मापी तार पर क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर की लंबाइयों पर होता है। 60 सेंटीमीटर लंबाइयों पर होता है। आगे कहता है इन दोनों सेलों के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों,
आपको मैंने एक बात बताया था कि अगर दो सेल आपस में विपरीत प्लेट से जोड़े जाते हैं, जैसे एक पहला पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए दो सेल है आपके पास, पहला सेल है दूसरा सेल है, पहले सेल के पॉजिटिव से दूसरे सेल के नेगेटिव को हम जोड़ रहे हैं। मतलब अगर हम विपरीत प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे तो एक दूसरे की सहायता करेंगे, क्योंकि विपरीत जहां होगा वहां आकर्षण होगा। और जब सेम सेल से जोड़ दें तो सेम प्लेट से जोड़ देंगे तो माने एक समान प्लेट से यदि हम जोड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होगा, विरोध करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, सुनिए, देखिए यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर E1 प्लस E2, इसका मतलब हो गया कि E1 प्लस E2 कितने सेंटीमीटर पर, 120 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि जब दोनों जोड़ेंगे तो डिफ्लेक्शन दूर पे आएगा। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मान लो कि प्रवणता है, के गुणी लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरीके से जब विरोध करेंगे तब कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, के प्रवणता हो गई, लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 60 सेंटीमीटर। समीकरण 1, समीकरण 2 मान लो। आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, आप इनको भाग करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2 E1 माइनस 2E2। तो यहां से हम सॉल्व करते हुए चलिए, E1 को हम यहां पे बुला लेते हैं, तो कितना आ गया, 3E1, और यहां पे जाएगा, एक मिनट, 3E1 नहीं, E1 हो जाएगा और यहां पे जाएगा तो 3E2। तो बच्चों यहां से E1 अपॉन E2 की तुलना करने पे कितना आ गया, 3/1। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इंपॉर्टेंट रिमार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत बार आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, मिलेंगे एक और वीडियो में, और कल मैं स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर 4। कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कराएंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।